मार्केट डिमांड वाला ये वाला क्वेश्चन तो करवा दिया था। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोल रहे हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स इज दिस एंड प्राइस ऑफ गुड वाई इज दिस, फाइंड द स्लोप। अब देख यहाँ पर ये तो बताया नहीं कि ये जो एक्स अपन को स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई बाय एक्स करके निकालते हैं ना। स्लोप वाई बाय एक्स होता है और कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता, नेगेटिव होता है, इस तरीके का होता है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव वाला ऑप्शन आएगा। नेगेटिव वाले ऑप्शन में भी हमें सबसे पहले क्या रखना है, वाई बाय एक्स रखना है, यानी 4/5 रखेंगे तो ये डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4/5 ही आएगा, क्योंकि देख इन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्राइस जो गुड एक्स है वो कौन सी, मतलब जैसे हमने यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, यानी ये तो नहीं बताया कि वाई एक्सिस पे कौन सी चीज़ है, मतलब गुड वाई को वाई पे रखेंगे, एक्स को वाई पे रखेंगे, है ना, ये तो नहीं बताया। तो हम सिंपली हम ऐसा मान लेंगे कि यार गुड वाई जो होगा वो वाई पे होगा और गुड एक्स जो होगा वो एक्स पर होगा। ठीक है, बाकी ये जो सॉल्यूशन में दिया है ना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता तो है नहीं। ठीक है, फिर हम बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है डैश कॉजेज अ मूव, जैसे हम पढ़ रहे हैं कॉज कुछ ऐसा है जो कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, बोल रहे हैं डिमांड कर्व के अलोंग मूव करता है, अलोंग मूव करता है मतलब साथ साथ मूव करता है। ठीक है, अब जैसे डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व ऐसा होता है ना, मैं यहाँ पर बताती हूँ, डिमांड कर्व इस तरीके का होता है। अब डिमांड कर्व के साथ साथ का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बोल रहे कौन सी चीज़ है जो डिमांड कर्व के साथ साथ चलती है, तो वो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू करा, 4th ऑप्शन से, कि फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड कॉज अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अब सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम होगा तो डिमांड कर्व, जैसे बोल रहे सब्सटीट्यूट प्राइस का गुड प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा है क्या, नहीं गलत बात है, ये नहीं होगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड कॉज अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, बोल रहे प्राइस जैसे जैसे घटेगा डिमांड बढ़ती जाएगी। ये चीज़ प्राइस है, ये चीज़ डिमांड है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमने ये प्राइस पे हम नीचे जा रहे हैं, देख इधर जा रहे हैं तो प्राइस तो कम हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सब्सटीट्यूट गुड का ऐसा कोई हमें अलग से पता नहीं है, तो ये वाली चीज़ नहीं होगी, ये वाली चीज़ हो सकती है। अब हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, बोल रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व के अलॉन्ग थोड़ी चलेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो कर्व तो ऊपर जाना चाहिए, अलॉन्ग इसके अलॉन्ग नहीं चलेगा, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। फिर राइज इन इनकम ऑफ अ कस्टमर, बोल रहे हैं जैसे जैसे इनकम इसकी इनकम बढ़ेगी तो ये डिमांड कर्व, हमें डिमांड कर्व में प्राइस और डिमांड के बारे में ही पता है, इनकम के बारे में नहीं पता है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि बाकी इनकम में चेंज होना या सब्सटीट्यूट गुड का या ये फ्यूचर प्राइसेस का बढ़ना ये डिमांड कर्व को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके अलॉन्ग नहीं चलेगा, मतलब उसके साथ साथ नहीं चलेगा, बस ये समझना है हमें। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं 16 नंबर पे, सबसे पहले तो हमें किस चीज़ पे मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को देखो, इनडिफरेंस कर्व, तो इनडिफरेंस कर्व हमारे दिमाग में ये वाली चीज़ थ्योरी आ जाएगी। अब बोल रहे हैं ऑल पॉइंट्स ऑन द इनडिफरेंस कर्व गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बोल रहे ये कोई भी पॉइंट हो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ये जो मैंने बनाया इंडिफरेंस मैप बना दिया, तो इसलिए है ना, एक अकेला बनाना तो वो इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। अभी इंडिफरेंस कर्व ये रहा, तो बोल रहे हैं ऑल पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, बिल्कुल सही। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट कौन सा है, इस साइड लेफ्ट है, इस साइड राइट है, इसका स्लोप जो है ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो वो हमने बोला कि हाँ ये डाउनवर्ड तो जा रहा है, तो ये भी सही है। हाइयर इंडिफरेंस कर्व गिव हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर इंडिफरेंस कर्व ये है उससे यहाँ एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया, उससे और ऊपर बनाया, तो जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व जाता है उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, ये भी सही है। दो इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी देखा है मैंने कि ऐसा ऐसा बनाया हो इंडिफरेंस कर्व, नहीं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो आंसर ये है, गलती पहचानना था हमें। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन दी है, इफ़ एम यू एक्स यानी एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल प्राइस ऑफ द वाई, ये बोल रहे हैं अगर ये दोनों चीज़ बराबर होती तो इक्विलिब्रियम होता, क्या होता, इक्विलिब्रियम होता, अगर दोनों चीज़ बराबर होती तो इक्विलिब्रियम होता, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये बोला, हमेशा ये याद रखना, अगर जैसे किसी भी रेशियो को बड़ा होना है, जैसे मैंने बोला कि a अपॉन बी लिखा है, ऐसे मान लेते हैं, क्या लिखा है, a अपॉन बी लिखा है, a अपॉन बी लिखा है, अगर इस रेशियो को हमें बहुत 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 बढ़ाना है तो a की वैल्यू को बढ़ाना होगा, b की वैल्यू को घटाना होगा, तब जाके ये रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं आया समझ में, जैसे मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 50/10, 50/10 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आया 5। अब मैं चाहती हूँ कि ये 5 से वैल्यू बढ़े, तो मैंने क्या बोला कि ऊपर वाली संख्या को बढ़ाओ नीचे वाली संख्या को घटाओ, तो मैंने ऊपर वाली संख्या को बढ़ा के 60 कर दिया,
ठीक है, और नीचे वाली संख्या को घटा के कितना कर दूँ, 6 कर देती हूँ मान लेते हैं। तो ये देख 10 आ गया कि नहीं, ये चीज़ बढ़ गई कि नहीं, तो रेशियो बढ़ गया कि नहीं। तो कभी भी रेशियो अगर बड़ा है तो कहने का मतलब है ऊपर की संख्या जो है वो कम है, ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब डिक्रीज कंजप्शन ऑफ एक्स एंड वाई, डिक्रीज कंजप्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोल रहे हैं। देख अगर ये इक्वल होता, अगर यहाँ पर इक्वल होता, इसका मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम है, दोनों माल बराबर हमें खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों का ही कंजप्शन कम है, नहीं एक्स का तो ज़्यादा है तभी तो उसका रेशियो ज़्यादा है। अब बोल रहे हैं इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यार इसका ज़्यादा है, दोनों का ज़्यादा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एक्स डिक्रीज कंजप्शन ऑफ वाई। अब ये देख ये रेशियो बड़ा है तो इसका कंजप्शन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। फिर हम 18 नंबर पे बात करते हैं। समझ में तो आया ना कि अगर हमें जैसे कोई रेशियो बड़ा है ना, तो कहने का मतलब है ये चीज़ इक्विलिब्रियम होती है। MU एक्स आइटम है कोई और प्राइस ऑफ दी एक्स आइटम इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई आइटम अपॉन में प्राइस ऑफ वाई आइटम। अगर ये दोनों बराबर हैं कहने का मतलब है कि दोनों की जो डिमांड है वो बराबर है। ठीक है, तो अगर जैसे हमें निकालना होगा कि यार मार्जिनल यूटिलिटी दी है, प्राइस दिया हुआ है ना, तो कंजप्शन निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जिसका अगर इक्विलिब्रियम पे बराबर नहीं, तो जिसका ये चीज़ फार्मूला बड़ा आएगा उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे लोग। तो अगर तुझे ऐसा दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट की है 10 और उसका प्राइस है 2, ठीक है, और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी 2 की सेकंड वाले की है 8 और उसका प्राइस है 4, ठीक है, तो बताओ कौन लोग ज़्यादा कंज्यूम क्या करेंगे। तो इसका पहले रेशियो निकालो, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस, इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 8 अपॉन में 4 यानी कि इसका 2, तो लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो किसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हमेशा ये फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि कंजप्शन कितना होगा वो निकालने का फॉर्मूला है, कंजप्शन निकाल सकते हो कि कौन कितना कंज्यूम करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज़ कॉन्स्टेंट and equal to 1 at every point on the demand curve, the shape of such a demand curve would be। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी कर्व वाला, वो ये यहाँ से आया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखना क्या है रे, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड कर्व दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं ए वाला जब इलास्टिसिटी की वैल्यू जब 0 आएगी तो वो कैसा होगा, ग्राफ वर्टिकल होगा। फर्स्ट वाला कैसा होगा, वर्टिकल होगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 1 दी है वैल्यू, हमने बोला जब ए कब होगा, ये जो वर्टिकल कब होगा, जब 0 होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कब होगा, हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और ये ऐसा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने ये वाली चीज़ पूछ ली कि यार जब 1 होगी तो इलास्टिक डिमांड कर्व का जो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है, तो फिर वो पूछ लेंगे इन्फिनिटी पे कितना होगा या फिर हम बोलेंगे 0 पे कितना होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कांस्टेंट है और 1 की 1 है वैल्यू, तो शेप क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और अगर 0 होती तो क्या शेप होगा, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कब होता, जब इन्फिनिटी होती वैल्यू तब होता। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हम आराम से पढ़ेंगे। सपोज अ कस्टमर कैन अफोर्ड टू बाय 8 यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कोई एक एक्स चीज़ है उसकी 8 यूनिट खरीद सकता है और वाई की 10 यूनिट खरीद सकता है। वो बोल रहा है वो अपनी पूरी इनकम खर्च कर देता है। द प्राइस ऑफ 2 गुड इज़ 7 और 9, तो वो कितनी, कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे, तो इनकम का फॉर्मूला यही है ना, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M। अब देख होना तो चाहिए था इक्वल टू और लेस देन M होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सारी की सारी इनकम चली गई। तो बस ये फार्मूला लगाएंगे, प्राइस है कितना है, 7 है पहले वाले का और उसकी 8 यूनिट खरीद रहा है, प्लस दूसरे वाले का प्राइस है 9 और उसकी 10 यूनिट खरीद रहा है। तो 8 7 जा 56 प्लस 90, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 146 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल है ये फार्मूला। ठीक है, कि इनकम का फार्मूला होता है कि पहले का प्राइस इंटू उसकी कितना खरीद रहे हो वो, फिर दूसरे का प्राइस इंटू कितना खरीद रहे हो, प्लस तीसरे का प्राइस और कितना खरीद रहे हो। अगर 2 आइटम है इसलिए 2 तक रुक गए मैं, अगर बहुत सारे होते तो और ज़्यादा तक रुकते। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला हमारा सवाल है
कि डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक फॉर देख, इलास्टिक का मतलब ये होता है कि यार अगर कोई चीज़ चेंज हुई तो ये भी चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन प्राइस इन इलास्टिक का मतलब ये है कि भले ही प्राइस कितना भी हो जाए ये हमें इसको ख़रीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बोला एरोप्लेन की टिकट खरीदना ही पड़ेगा क्या? नहीं, और कुछ जुगाड़ देखेंगे वो। ठीक है कि यार इसके बजाय और कुछ कहीं और से जाएंगे क्या? एसी खरीदना ही पड़ेगा? नहीं। गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा? नहीं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन। ठीक है, ये इन इलास्टिक है। डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द लॉ ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट। सबसे पहले करेक्ट पे अंडरलाइन कर ला कि यार करेक्ट पूछा है। अब हमने फोर्थ ऑप्शन से पढ़ेंगे कि वंस अदर थिंग रिमेन अनचेंज देयर इज इक्विलिब्रियम रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। अगर बोल रहे हैं बाकी सब कुछ भी चेंज ना हो तो डिमांड और प्राइस के बीच में रिश्ता होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि रिश्ता होता है क्या? तो हमने बोला कि हाँ ये तो सही बात है। ठीक है, अभी हम देखते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। अदर थिंग्स रिमेन इक्वल देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड इट्स प्राइस। अब बोल रहे हमने ये तो समझ में आया कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, ये सही है, लेकिन देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम रिलेशन, यानी बराबर रिलेशन होता है क्या? तो हमने बोला कि नहीं, बराबर तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देख ऐसा होता है ना रिश्ता कि यार डिमांड वो प्राइस अगर बढ़ता है तो ये अगर डिमांड कम रहती है और अगर प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव रिश्ता है। तो अदर थिंग रिमेन इक्वल, अगर सारी चीज़ें बाकी कुछ भी चेंज ना करो, देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स प्राइस। अभी समझ में आया? तो ये चीज़ सही है। अभी और पढ़ते हैं। अदर थिंग्स चेंजेस, अगर दूसरी चीज़ों को भी चेंज करें तो देयर इज़ इक्वल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिमांड और प्राइस का इक्वल रिश्ता तो कहीं नहीं है, नेगेटिव रिश्ता ही होता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, ये शब्द बोल के गलत कर दिया तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 22 नंबर पे आते हैं। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है? क्या है रे इसका? ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? एक मिनट। टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इतना समझ में आया? तो जितना समझ में आते जाता है बस उतना ही पढ़ते जाते हैं। टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द कंज्यूमर एंड द इंडिफरेंस कर्व विल बी। बोल रहे हैं कि बिल्कुल हम परफेक्ट के परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होने वाला है? अब हमने बोला कि देख इंडिफरेंस कर्व, ये ऐसा बताया था ना कि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व नॉर्मली तो ऐसा ऐसा होता है ना, लेकिन जो दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वगैरह रहते हैं तो उनके लिए ये देख स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। वो ये नहीं पूछ रहा है कि डाउनवर्ड उसका स्लोप डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, बस वो ये पूछ रहा है कि देख कॉनकेव होता तो कॉनकेव होता टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन ऐसा है कि यार कॉनकेव यानी गुफा की ओरिजिन से गुफा जैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स होता तो ओरिजिन से वो ऐसा दिखता है ना, इन्वर्टेड पैराबोला होता तो ऐसा दिखता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हमें पता है सारे के सारे कैसे थे, स्ट्रेट लाइन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ डिमांड कर्व ऐसा ही होता है, रेस्ट ऑन द नोशन ऑफ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो हम ये वाले क्वेश्चन में हमने चार ऑप्शन देखे कि यार एग्रीगेट डिमांड, मार्जिनल डिमांड, एवरेज डिमांड। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? जो स्किप करने वाला क्वेश्चन है कि नहीं अभी मैं नहीं कर रही हूँ इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुक्का लगा के कर दिया, क्योंकि यार देखो इसमें क्वेश्चन भी हमें समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, ये तू कब करेगी? एग्जाम में करेगी, लेकिन अभी क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये इसका डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप को कौन एक्सप्लेन करता है, बस यही अकेला बता सकते हो कि नहीं बता सकते, है ना, वो नोशन छोड़ दे। तो हमने बोला कि डिमिनिशिंग एग्रीगेट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी घटती है, ऐसा बोल रहे हैं। एग्रीगेट यूटिलिटी घटती है नहीं, वो टेबल हमें याद है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर देखना, ये जो टेबल थी शुरू में एकदम शुरू में, हाँ कहाँ गई, ये रही, ठीक है। अब ये इस टेबल को अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पर बोल रहा है कि यार डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इसलिए क्योंकि टोटल एग्रीगेट यूटिलिटी घटती है, बल्कि एग्रीगेट यूटिलिटी तो हमेशा बढ़ती जाती है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एवरेज यूटिलिटी घट रही है। एवरेज यूटिलिटी जैसा मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का भी ग्राफ से कोई लेना देना मैंने बताया नहीं, तो ए बी भी नहीं हो सकता और टोटल तो घटती नहीं है, इसलिए डी भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अब हमें समझ में आया, ठीक है। अब द कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी लेवल बीइंग द सेम, अगर टोटल यूटिलिटी सेम है, द अमाउंट ऑफ गुड एक्स दैट द कंज्यूमर हैज़ टू फॉरगो इन ऑर्डर एन एडिशनल वाई इज टर्म्ड एज। बोल रहे हैं अब अगर टोटल यूटिलिटी सेम है, ठीक है, और अगर हमें एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को हमें क्या करना होता है? सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि रिप्लेस करना। ये मैंने थ्योरी में बताया था, इसलिए मैं अभी फिर से नहीं बता रही हूँ। मोनोटोनिक का प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस देखना है। एक मिनट, ये देख, क्योंकि मोनोटोनिक उन्होंने उसमें यूज़ कर लिया है ना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस आर अज्यूम टू इन सच अ वे दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू गुड्स आर कंपेयर्ड। द प्रेफरेंसेस ऑफ दिस काइंड आर मोनोटोनिक। अगर देख ऐसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इफ़ बिटवीन एनी टू बंडल, कोई दो बंडल में से, द कस्टमर प्रेफर द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड। ठीक है, बोल रहे हैं कि यार ऐसा है कि जैसे कि दो बंडल है, ये बंडल है, लेकिन इसमें केला बहुत ज़्यादा है, दोनों में से केला बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपने आप यहाँ ले लेगा। यहाँ पर भले ही यूटिलिटी सेम मिल रही है, पर यहाँ ज़्यादा क्योंकि चीज़ मिल रही है, ज़्यादा नंबर में क्वांटिटी में मिल रही है, इसलिए उसने ले लिया, तो इसको मोनोटोनिक बोलेंगे। लेकिन ये मोनोटोनिक यहाँ पर नहीं आएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कहीं पढ़ाया नहीं है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब बोल रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो है, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन ये एक्स को पाने के लिए वाई को खोना, ये चीज़ इसमें मैच नहीं कर रही, तो 24 का बी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने बोला लीनियर डिमांड कर्व में क्या है? इन द लीनियर डिमांड कर्व, धीरे से पढ़ेंगे, लीनियर डिमांड कर्व, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? लीनियर डिमांड कर्व सुनते ही कौन सा घोड़ा आएगा? ये आएगा, कहाँ गया? हाँ, ये आ जाएगा लीनियर डिमांड कर्व, ये वाला ग्राफ आ गया। ठीक है, ए बी द इलास्टिक डिमांड एट डी। अब बोल रहे डी पर इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला बताओ। तो इलास्टिक डिमांड डी कहाँ पर है? ये है, मतलब कि डिमांड डी कैसी दिख रही है कि यार आधे पॉइंट से इधर दिख रही है, मतलब हाफ से इधर दिख रही है ना। तो हम इसकी इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी अपॉन में क्या है? प्राइस आता है। ठीक है, क्वांटिटी अपॉन में प्राइस आता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ऐसे कहेंगे, जिस भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पर दिया, तो उसके नीचे की लेंथ अपॉन में उससे ऊपर की लेंथ। तो हम बोलेंगे यहाँ पर डी है, तो डी से लेके उसके नीचे की लेंथ क्या हो जाएगी? डी ए, और इस डी से ऊपर तक की लेंथ क्या हो जाएगी? डी बी। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हमें क्या क्या अभी यहाँ पर याद रखना है? इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने पिछली बार इलास्टिक वाली चीज़ बताई थी, ये डबल से आई है, तो इसको भी एक बार देख लेना। स्लोप क्या होता है वो देख लेना, इसका स्लोप कैसे निकालते वो हो, और उसकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी पे क्या होती है, जीरो की पी प्राइस कितना होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्या? एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या एजुकेशन। ठीक है, देख सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि यार कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, जो सोसाइटी का भला करे वगैरह वगैरह, तो हम बोलेंगे यार एजुकेशन उसका पार्ट है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, ये तो खुद ही बता दिया। एंड द डैश द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर, दिस इज नोन एज। जब हम इसको नंबर्स के टर्म्स में बताने लगते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी सिस्टम, कार्डिनल यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक ये वाला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व इज 1,
एंड एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड, क्या जो भी है, दिस कर्व इज़ नोन एज, जब 1 होता है तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं कि नॉन इलास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो हमने बोला इलास्टिसिटी कर्व हमने 3 टाइप के यहाँ देखे थे, ये तो लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है, इलास्टिसिटी का लीनियर डिमांड कर्व है। अब बाकी वो जो 3 देखे थे वो यहाँ देखे थे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। जब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही कर्व है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, 1, ये यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0 है। तो जब 1 होती है तो कैसा होता है कर्व, कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख 2 बार पूछ लिया, अब ये पिछले ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे 2 बार पूछ लिया, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अब, ठीक है, कि जब 0 होती है तब कैसी होती है, वर्टिकल, और जब हॉरिजॉन्टल होती है तब कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है इलास्टिसिटी की वैल्यू। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सी वाला, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बजट वो कंज्यूमर बिहेवियर, इतना समझ में आया। इनइक्वालिटी, ये चीज़ इज कॉल्ड द कंज्यूमर बजट बोलते हैं, या बजट सेट, बजट सेट तो वो जो बंडल सेट बनते हैं उसको बोलते हैं, बजट बिहेवियर जैसा कुछ नहीं बोलते। अब 2 चीज़ें, बजट या बजट कंस्ट्रेंट, तो अब हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाला समझ में आ गया कि ये 3 ग्राफ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम ये नेक्स्ट बजट वाले पे जा रहे थे ना, ठीक है, बजट पे जाते हैं। बोल रहे हैं ये जो इनइक्वालिटी, देख वही की वही लाइन छापी है उन्होंने, क्या लाइन छापी है, दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड बजट कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेन, ठीक है। तो देख यहाँ पर वही बोल रहा है, दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेन, तो ये रहा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन रहेगा। हम बोल रहे हैं नेक्स्ट, विच मेथड मेजर यानी नापता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एज द रेशियो ऑफ द लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? देख मैंने अभी तुझे वो जो एक इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था ना कि यार ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट पर अगर वो इलास्टिसिटी पूछ रहा है तो इसके नीचे का लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, तो अपन ने ये किया था ना, ये लोअर सेगमेंट था डी ए अपॉन में अपर सेगमेंट था डी बी, ठीक है, तो हमने ये करा था। तो इसको बोलते क्या है, तो देख यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये कोई परसेंटेज वाली मेथड तो है नहीं, क्योंकि परसेंटेज होता ना तो हम ये नहीं करते, कुछ वैल्यू रखते, टोटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है। आर्क मेथड का मतलब ये होता है वो डिवाइडर से करने वाला, तो ये जो चीज़ है ये ज्योमेट्रिक मेथड है। कौन सी मेथड है, याद रखना है, ज्योमेट्रिक मेथड है, ठीक है। कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th एप्पल, ठीक है, 11th एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी निकालो। बोल रहे हैं कि अगर 10 एप्पल खाने के बाद 90 थी और 11वें के बाद 95 है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी 11th की निकालनी है ना, तो मार्जिनल टोटल यूटिलिटी ऑफ 11th माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10th, ऐसे कर लेंगे कि यार 11 खाने के बाद और 10 के बाद उन दोनों का जितना डिफरेंस निकलेगा ना उसको बोलते हैं। तो 5 आ जाएगा, 95 माइनस 5 फिर 90, उसमें आ जाएगा 32। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, पहली बार खाया, इट इज़ द डैश टू द टोटल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट। ये जैसे पहली बार ही खाई है, पहला खाया है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वही तो टोटल यूटिलिटी होगा ना। तो हम बोल रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट के लिए क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी आ जाएगा। लेकिन सेकेंड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम है, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, थर्ड के लिए टोटल यूटिलिटी और बढ़ेगी। तो ये मोर वाला ऑप्शन तब आता जब हम फर्स्ट को छोड़ के कोई और सा होता, ठीक है। और बाकी अगर नॉर्मली पूछा जाए कि यार इस केस में तो इक्वल होता है, अदरवाइज हमेशा ज़्यादा ही होता है, लेस तो कभी होगा नहीं कि टोटल यूटिलिटी कम हो रही है। अब बोल रहे डी इज, अगला क्वेश्चन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व। देख वही कर्व फिर से आ गया। इलास्टिसिटी टू द राइट ऑफ पॉइंट डी यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है, राइट ऑफ अब हमने पता ये तो बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है। अब सेंटर में जब होता है तो यहाँ पर देखना ज़रा, मैंने तुझे बताया था जब लीनियर इलास्टिक कर्व की बात कर रहे हैं, ये रहा, जब सेंटर में होता है तो ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 के बराबर हो कहाँ है ई, एक मिनट। अब ये वो क्या बोल रहा है कि इस डी पॉइंट से राइट साइड, तो राइट इधर है ना, मतलब इधर नीचे साइड, ये वाली चीज़ राइट है, ये वाली चीज़ लेफ्ट है, तो इसके राइट में कौन सी चीज़ हो सकती है,
तो देख 1 से लेस ही होगा, है ना। या तो हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बोला है उसने, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे तो बोल नहीं रहे। तो ये देख मोर देन 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि वो तो लेफ्ट साइड होता। इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो लेफ्ट साइड होता। या तो 0 होगा या लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर उसने बिल्कुल यहाँ तो नहीं बोला ना, बस तो बोला है कि राइट ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट के राइट साइड बस बताओ, तो हम ये बोलेंगे लेस देन 1। क्या बोल देंगे? लेस देन 1, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो यार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला तो यहाँ बताया गया था। कहाँ गया था? यहाँ बताया गया था, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। तो वो डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन में पी बाई डेल्टा पी, तो आंसर ये आ जाएगा। बोल रहे इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, अगर एक्स का प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड वाई की बढ़ेगी, ठीक है। ये कहाँ होता है? नॉर्मल गुड्स में तो ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, और मतलब ऐसा किसी और का प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड कम होगी, प्राइस ज़्यादा, सॉरी क्या बोला मैंने, कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम, ये तो नॉर्मल होगी। इन्फीरियर गुड का मतलब अगर हमारी वो बढ़ी तो ये भी नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन है कि अगर एक चीज़ का प्राइस हम बढ़ाएंगे, जैसे मैंने चाय का प्राइस बढ़ा दिया, यानी देश में चाय महंगी हो गई, तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। फिर हमारा अगला, सपोज एन इंडिविजुअल 15 यूनिट खरीदता है जब प्राइस कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। व्हाट विल बी हिज डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज टू 7 एंड इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज 0.5। अब देख हमें ये दिया हुआ है, क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया है, ठीक है, और हमें इलास्टिसिटी दिया हुआ है ना, और हमें निकालना क्या है? डिमांड ही निकालनी है। तो इलास्टिसिटी दी है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकाल लूँ क्या मैं एक बार? कैसे निकालेंगे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने ये इसकी जगह पर ईडी की जगह पर क्या रख दिया? 0.5 रख दिया, 0.5 रख दिया। चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालनी, कितना करेगा? इनिशियल, ये वाला फार्मूला सीधा लगा देते हैं ना यार। 0.5 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अभी हमें पता नहीं है, इनिशियल क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? 15, पी की जगह प्राइस कितना है? 5 है, और चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज कितने का आया? 5 से 7 हो गया, तो यानी 2 का चेंज आया है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज इन क्यू निकाल लेगी। चेंज इन क्यू अगर पॉजिटिव आता है, चेंज इन क्यू अगर पॉजिटिव आता, सॉरी 1 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और अगर कम आता है तो हम प्राइस नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ, 0.5 इज इक्वल टू चेंज, कैसे निकालूँ यार? 0.5 इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन में इनिशियल क्यू कितना है? इनिशियल उसकी क्वांटिटी कितनी ले रहा था वो? 15, और प्राइस कितना था उसका? पहले 5 रुपये, और अब चेंज कितना हुआ प्राइस में? चेंज ऐसे निकालते हैं ना 5 में इसे डिफरेंस करके, ठीक है। तो ये चीज़ तो 2 हो गई। अब हम क्या करना है? ये निकालना है, तो बाकी सब उधर भेज देंगे, ठीक है। 0.5 की जगह मैं पॉइंट हटा के नीचे अपॉन में 10 लिख दूँ ना, ठीक है। ये आ जाएगा इंटू 2, ये चीज़ उधर गई है ना, और 5 नीचे आया है, और 15 उधर गया है, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे मैं तुझे ये बता देती हूँ, जैसे मैंने बोला 5/10 लिखा है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लिखा है, अपॉन में कितना लिखा था मैंने? अपॉन में लिखा था कितना क्वांटिटी थी? 15 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में 2। अब मैं सिर्फ इसको बचाना चाहती हूँ, बाकी सबको उस साइड भेजना है, तो ये इक्वल है, जो ये अपॉन में है या इसको डिवाइड ही बोलते हैं, ठीक है। ये डिवाइड में है, ठीक है, तो डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैसे पता चला कि ये डिवाइड में है? पहली चीज़ ये अपॉन में है, और दूसरी चीज़ यहाँ कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है। अगर ये प्लस माइनस का निशान होता तो डायरेक्टली हम नहीं भेज सकते थे, यहाँ मल्टीप्लाई है इसीलिए इसको डिवाइड वाली चीज़ सिंपल मान के भेज दे रहे हैं, समझी। अगर ऐसा होता, मान लेते कि 5/10 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 15 प्लस 5/2, तो ये डिवाइड में नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना। अगर इसको भेजना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। देख के अगर ध्यान से देखिए तो वो क्या बोल रहा है वो, कि इसको और इसको जोड़ो, लेकिन तू इसको डिवाइड से उधर भेज रही है, नहीं भेज सकते, है ना। कब भेज सकते हैं? जब ये डिवाइड में हो और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई हो, तब हमने ये डिवाइड वाले को इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में है तो इसको भी मल्टीप्लाई में भेज दिया, ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में तो इसको नीचे डिवाइड में भेज दिया। तो इस तरीके से डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, मतलब 1 से ज़्यादा आई, तो इसका मतलब है कि हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर कम आई तो घट रही है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं अ गुड दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी इन्फीरियर है टू द कंज्यूमर मे बी ऑब्जर्व्ड एज नॉर्मल गुड टू द अनदर कंज्यूमर, है ना। मतलब एक गुड
जैसे मुझे जो गंदा लग रहा है कि यार गंदा सामान है, वो दूसरे कस्टमर को नॉर्मल लग सकता है। क्यों? क्योंकि यार इनकम अलग अलग है ना लोगों की, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मेरी इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो मुझे वो सामान बहुत ही घटिया क्वालिटी का लग रहा है, मैं उसको नहीं खाऊंगी। लेकिन कोई और पर्सन है जिसकी इनकम कम है तो उसको नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं इफ़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस का मतलब ये चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी ये दिया है, उसका रेशियो ये है। रेशियो का मतलब अगर इन दोनों को अपॉन में रखेंगे तो हमें 0.25 मिलेगा। द कंज्यूमर डिमांड्स 100 यूनिट एज इनिशियल प्राइस ऑफ दिस, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू अपॉन में नॉर्मल क्यू इंटू यहाँ पर आ जाएगा पी अपॉन में चेंज इन पी। देख ये चीज़ जो है, ये चीज़ डिवाइड में है कि प्लस में है, तो तू बोलेगी देख अपॉन भी है और बगल में मल्टीप्लाई में, ये चीज़ डिवाइड में है। ठीक है, तो और ये चीज़ भी अगर जैसे मैं लिखूँ 2 × 5 लिखूँ या तो भी 10 आएगा, और अगर 5 × 2 लिखूँ तो भी 10 आएगा। तो अगर मैं Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी लिखूँ तो भी उतना ही आना है, और अगर मैं डेल्टा पी को इधर लिख दूँ तो भी उतना ही आना है। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ डेल्टा क्यू अपॉन में पी, इसको यहाँ कर दो बस, जैसे 2 × 5 को 5 × 2 लिख दो। ठीक है, ऐसा लिख दिया है तो चलेगा? तो चलेगा। तो तूने बोला कि ये रेशियो हमें दिया हुआ है, ये रेशियो कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय पी की वैल्यू दी है 10 और क्यू की वैल्यू दी है 100। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमने बोला कि यार इलास्टिसिटी की तो ये जो फॉर्मूला है ये नेगेटिव आता है हमेशा, नेगेटिव तो हर जगह है। अब देख इस 0.25 का मल्टीप्लाई कैसे करें? तो हम इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उसको उतने ज़ीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये इस तरीके से क्या आ जाएगा, 20, ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो चला जाएगा, और 25 के अपॉन में 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 25 के अपॉन में 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब अगर जैसे मैंने क्या किया था कि यार पॉइंट हटा के नीचे 1 लाई थी, उसी जगह से अगर मैं 1000 का डिवाइड करना है मुझे, यानी कि तो 1 2 3 पहले ज़ीरो लगाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 संख्या लग के और ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ये तो आंसर ये वाले आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मैंने बोला ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैं इसको क्या लिखती हूँ यार 25 लिख दो, और पॉइंट को हटा के नीचे 1 लिखो, और जितनी संख्या उतने ज़ीरो लिख दो, है ना। लेकिन अगर ये चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 100 से सीधा डिवाइड, या तो डिवाइड कर लो कि यार 5 की टेबल से काटो, फिर ये करो वो करो। उससे बेटर है कि यार 100 जब भी होता है या 1000 होता है, यानी 1 के बाद जितने भी ज़ीरो हों, तो जैसे 2 ज़ीरो है यहाँ, तो एक संख्या 2 संख्या से पहले ज़ीरो लगा दो। और अगर यहाँ 3 ज़ीरो होते तो क्या करती? तो एक संख्या, दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या ज़ीरो मानो और फिर पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो लिख दो, है ना। ये आ गया। फिर अगर 4 संख्या होती तो 25 के अपॉन में 4 बार ज़ीरो होता तो क्या करती? तो हम बोलते कि यार एक संख्या, 2 संख्या, 1 ज़ीरो 3 और एक और 4, तो 4 2 ज़ीरो 2 5 और यहाँ फिर पॉइंट लगा देती है, ऐसा होता। ठीक है, हमेशा याद रखना इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा, वो फॉर्मूले में भले ही नहीं दिख रहा है पर होती है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम द सेम कमोडिटी। अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड हिज डिमांड बेस्ड ऑन डैश कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम इट। तो बोलते हैं क्या कैसे वो पता करता है कि यार उसकी डिमांड होगी कि नहीं? तो यूटिलिटी, जितना उसकी यूटिलिटी होगी उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं 40 की। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ये देखो करेक्ट पूछ रहा है कि नहीं। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मूविंग अपवर्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। ठीक है, अब बोल रहे हैं नहीं, सबसे पहले तो लीनियर डिमांड कर्व ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, नेगेटिव स्लोप होती है। बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर मूविंग अपवर्ड मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो वो शुरू में क्या रहेगी? सबसे पहले शुरू में तो वो ज़ीरो है, यहाँ क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ज़ीरो है। तो हमने बोला कि ओके, जहाँ पर ए पहले आ रहा है उसको देखेंगे, तो ए सबसे पहले ज़ीरो है। फिर उसके बाद लेस देन, ये ई डी बड़ा है 1 से, नहीं छोटा है, तो बी आना चाहिए उसके बाद, तो ए के बाद बी आएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं देख नहीं, इसको एक और करने का तरीका है। देखो शुरू में ज़ीरो रहेगी, लास्ट में इन्फिनिटी हो जाएगी, तो शुरू में ए होना चाहिए और लास्ट में ई होना चाहिए, तो ई ये है।
चलो ये भी ठीक है। और इन्फिनिटी से जस्ट पहले मोर देन वन होना चाहिए, यानी सी होना चाहिए, सी वाली चीज़ होनी चाहिए, ये वाली हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि एक भी फिर लेस देन वन होना चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल टू वन होना चाहिए, ये वाली चीज़। तो ए आएगा इसका आंसर, ठीक है, ए ही आएगा, ए ही सही है, और उस पर आंसर में मत देखना, वो गलत है, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या बोला था कि यार अगर जैसे ये लीनियर इलास्टिसिटी डिमांड कर्व है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यही पूछा है ना, मूविंग द अपवर्ड, अपवर्ड जाएंगे, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसी कैसी होगी, तो सबसे पहले ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगी, फिर इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन वन होगी, देख इसकी तरफ मुंह बंद है ना, इलास्टिसिटी की वैल्यू कम है वन से, फिर इलास्टिसिटी की वैल्यू वन होगी, फिर इलास्टिसिटी की वैल्यू देख मुंह इसकी तरफ खुल गया, वन से ज़्यादा होगी, फिर इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इस तरीके से नीचे से ऊपर जाने पे होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द गलत स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बोल रहे हैं दो इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या वो पैरेलल होते हैं, तो हमने बोला कि हाँ वो कभी भी क्रॉस नहीं करते, ठीक है, देखते हैं, ये ठीक सा है। बोल रहे हैं हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही। इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ओके देखते हैं, ये है कॉनकेव का मतलब ये होता है कि ये ऐसा होता है कि यार गुफा होना चाहिए, कॉनकेव का मतलब गुफा, इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ी होंगी तो मुझे क्या गुफा दिखेगी, तो बोलेंगे नहीं। फिर इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, देख नीचे स्लोप डाउनवर्ड तो करते ही हैं, तो ये सही है, ये वाली चीज़ गलत है, बाकी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 41 का बी, क्या हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा, कि बी वाला गलत है, ठीक है, जो गलत है क्योंकि वो कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व वेयर ए इज द वर्टिकल स्लोप, बी इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड पी इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात कर लेते हैं। तो देख अगर जैसे मान लेते हैं कि तुझे समझ में नहीं आया कि हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल आया ही नहीं, तो कम से कम ये तो समझ में आया ना कि यार लीनियर डिमांड कर्व में इक्वेशन लीनियर आएगी, तो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, यहाँ पर एक कोई चीज़ होती है, फिर इक्वल, यहाँ पर कोई चीज़ होती है, फिर प्लस, फिर इन दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई होता है। तो देख यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ भी इन दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई है, निशान अभी नहीं देखेंगे, यहाँ कोई चीज़ है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ चीज़ है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ चीज़ है इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो ठीक है। अब बोल रहे हैं ए इज़ द वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल इंटरसेप्ट है इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ए जहाँ जहाँ नेगेटिव है वो गलत हो जाएगा, ए जहाँ जहाँ नेगेटिव है वो गलत हो जाएगा। बी इज़ द स्लोप एंड पी इज़ द प्राइस, जो स्लोप है, अब वो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है स्लोप कि पॉजिटिव होता है, ये पूछना था तुझसे, तो तू बोलेगी स्लोप नेगेटिव होता है, यानी बी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। आया समझ में, ठीक है, ओके। अब समझ में नेक्स्ट वाला, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिख सिंपल रहा है, पर जब तक हमें एकदम परफेक्टली ठीक से पता ना हो तब तक इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। बोल रहे हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में, अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में जो वो बनती है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट का जो ग्राफ रहता है वो ऐसा रहता है ना, स्ट्रेट लाइन रहता है कि नहीं रहता स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो बढ़ता आगे पीछे है, वो ऐसा होता है। तो हम बोल रहे हैं ये अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, देख जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है इंडिफरेंस कर्व, ऐसा होता है कि यार जैसे प्राइस बढ़ा तो ये डिमांड कम या जो भी है वगैरह वगैरह होने लगता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है कि बिल्कुल कांस्टेंट रेट से सब्सटीट्यूट करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना कि अगर सब्सटीट्यूट, एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में, परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि यार जितना मज़ा उसको चाय पीने में आ रहा है उतना ही का उतना कॉफ़ी पीने में भी आएगा, ठीक है। तो दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो गए, तो वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट है, यानी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, दोनों में बराबर ही उसको अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग टू रिप्रेजेंट, मन में देख पढ़ने की कोशिश करना कि अरेंज द फॉलोइंग टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन कंज्यूमर बिहेवियर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हुआ तो पहले क्या क्या करेगा, ठीक है। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन है छोटे छोटे, तो हम सारे पढ़ लेंगे सबसे पहले। तो देख ऐसे पढ़ेंगे कि यार ए है, सी है, बी है, डी है, यानी चारों में से पहला कोई सा भी हो सकता है सबसे पहले। तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज टू 10 से बढ़ गई, देख जो भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, ये है शुरू, थोड़ी ये शुरुआत नहीं हो सकती है, ठीक है।
कंज्यूमर डिमांड 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट प्राइस 20। अब बोल रहे हैं कि कंज्यूमर दो पेंसिल मांगता था जब प्राइस 20 था, तो हो सकता है ये शुरुआत हो। अब बोल रहे हैं देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी टू 10, मतलब बोल रहे 2 का मतलब था फाइनली उसका प्राइस 10 रुपये हो गया। ठीक है, तो देख अब ऐसा कैसा लग रहा है कि यार सबसे पहले तो उसने कुछ खरीदा होगा, नॉर्मली कुछ डिमांड करता होगा तो सबसे पहले डिमांड आएगी, फिर उसमें अगर प्राइस कम हो गया, पहले डिमांड करी फिर प्राइस कम हो गया, तो उससे प्राइस कम होने से फिर उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, ये 3 होने के बाद ही तो बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी विल बी अबव 1, मतलब बोल रहे इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि प्राइस अगर जैसे ही कम होगा तो हम बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो सबसे पहले बी और उसके बाद ही सी आएगा, है ना, तो बी के बाद ही सी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा। देख बी से पहले ये सी बोल रहा है तो गलत है, ये भी बी से सी पहले बोल रहा है तो ये गलत है। अब हम बोल रहे हैं शुरुआत हम ए से करें, शुरुआत ए से नहीं कर सकते, शुरुआत में यहीं से करेंगे, तो बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो हमें पहले इस पे फोकस करना है कि कौन सा हम पहले पढ़ें। हो सकता है कि यार ऑप्शन सी मतलब ऐसा शुरू हो रहा हो कि यहाँ पर सी हो, वो यहाँ पर भी सी हो, यहाँ पर भी सी हो, तो हम बस 2 ही ऑप्शन पढ़ेंगे ना कि पहले सी आएगा या ए आएगा, ऐसा देखने। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, करेक्ट पूछा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट पूछा है। अब हम सीधे यहाँ पर भी अब जैसे हमने ये पढ़ा कि यार इस क्वेश्चन में 5 चीज़ें ऑप्शन दिया है, तो ये वाली लाइन पहले पढ़ेंगे, हमेशा याद रखना। सबसे पहले ये शुरू वाली और ये वाली, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे ना कि यार ऐसा दिया है कि यहाँ ऊपर लाइन दी है, फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए, फिर एक लाइन दी है, फिर ऑप्शन दिए, ये वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा क्या करना है, पहले वाली लाइन पढ़ी फिर ये वाली लाइन पहले पढ़ना है। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमेशा क्या पूछ रहा है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यार पहले पढ़ लेते हैं और जो भी इनकरेक्ट होगा पहले वो देख, लास्ट से पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो हमारे मन में क्वेश्चन क्या आया कि यार इंडिफरेंस कर्व ऐसा था, वो स्लोप्स डाउनवर्ड, ऐसे हमारे मन में पिक्चर बन रही है। बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन गुड, क्योंकि अगर आप एक उसका बढ़ाना चाह रहे हो, कंजप्शन बढ़ाना चाहते हो, तो हमें प्राइस और वी मस्ट डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, तो अगर जैसे एक का प्राइस बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये बोल तो सही रहा है, पर अगर हमें जैसे यहाँ वहाँ पर समझ में नहीं आया कि, तो हम इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, हमें गलत वाला देखना है अभी। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सही है। ठीक है, क्या है, ये सही है, लेकिन ये तो सही है कि वो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये अब ये सही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी एक को पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है, इसलिए अगर एक को पाया तो उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ सही है। तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ हम देखते हैं वो सही होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जहाँ हम श्योर हैं वहाँ। ठीक है, अब उसके बाद बी आई, इट इज़ कॉन्वेक्स कॉनकेव टू ऑरिजिन, देख गलत वाला सेंटेंस पकड़ा गया। इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होता, कॉनकेव का मतलब ये है अगर मैं ऑरिजिन पर खड़ी हूँ तो वो क्या मुझे ऐसा दिख रहा है, देख गुफा के अंदर जाते हुए दिख रहा है, गलत। तो जहाँ जहाँ बी है वो बहुत ही गलत है, तो ये बी सीधा गलत हो गया। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन गुड वी मस्ट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ अदर गुड, एक को खाने के लिए दूसरा भी खाओ है कुछ भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, या तो बी वाला होगा या सी वाला होगा। हमें सी पे श्योर है, हम क्या है, हम सी पर श्योर है, तो फिर हम ई वाला लगा देंगे, क्योंकि ई तो दोनों में कॉमन है, तो ई को क्यों पढ़ें हम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इफ़ टी एंड कॉफ़ी आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या हमारे दिमाग में रखना चाहिए, ट्रू, कि ट्रू पूछ रहा है। अब मैंने बताया कि यार ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पर ये चीज़ दी है, फिर ऑप्शन दिए हैं, और फिर यहाँ पर एक और लाइन दी है, तो पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है। तो ये कैसे पढ़ेंगे कि चूज़ द करेक्ट आंसर, अब यहाँ पर भी करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो हम क्या, अभी टी एंड कॉफ़ी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड,
टी और कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे जूता और मोजा, मतलब अगर एक चीज़ नहीं मिली तो दूसरे का धंधा नहीं चल सकता। जैसे कि अगर समझ ले जूता बन ही नहीं रहा तो तू मोजा पहन के क्या करेगी? तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे, है ना। और अगर जैसे मोजा बनना बंद हो गए तो यार इंसान, हाँ अपन तो पहन सकते हैं बिना मोजे के भी, लेकिन लोग नहीं पहनेंगे ऐसा। तो ये वाली चीज़ ई गलत है, तो जहाँ जहाँ ई होगा वो गलत होगा, ये गलत हो गया। हमें तो पता है टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड है। अब हम बोल रहे हैं टी और कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट गुड। देख पहले छोटे सेंटेंस हमने देख लिया कि यार ये सही है, तो सी वाला तो दोनों में ही सही है, सी वाला तो पढ़ना ही नहीं है। अब बी और डी पढ़ेंगे। क्या मैं ए पढ़ूँ? नहीं पढ़ूंगी। क्या मैं ए पढ़ूँ? नहीं पढ़ूंगी। ठीक है। डी वाला डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, टी का अगर प्राइस कम होगा तो लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अगर चाय का भाव कम है तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा क्या? अरे यार डिमांड कंजप्शन चेंज होगा ये बता सकते हैं हम, प्राइस थोड़ी चेंज हो सकता है। मतलब जैसे मैंने बोला चाय का भाव बढ़ा दिया तो चाय का भाव बढ़ा दिया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, हम उसके प्राइस के बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि यार उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं। तो डी वाला नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बी वाला सही होगा। बी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डी गलत निकल गया इसलिए। ठीक है, ये आ गया हमें समझ में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाँ क्या है, ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। देख इसमें भी वही है, यहाँ पर एक लाइन दी है, फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर एक और यहाँ पर लाइन दी है और ऑप्शन दिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि यार सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या गलत पूछा है कि सही पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउन। अब यहाँ पर इधर भी पढ़ेंगे, सेकंड वाली यहाँ पर पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देख पहला ऑप्शन है ए बी सी, शुरुआत में ए बी सी लिखा है। हम एक काम करते हैं, जब भी करेक्ट पूछे तो एक में गलत स्टेटमेंट पकड़ लेती हूँ अगर मुझे समझ में आया। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप डाउनवर्ड, यानी ए सही है। ठीक है, ए मैं श्योर हूँ क्या? बिल्कुल श्योर हूँ। तो हमने बोला यस, ए के लिए मैं श्योर हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ए के लिए जब मैं श्योर हूँ तो मैं बोलूँगी कि यार रुक जा देखते हैं। अ लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लोअर कॉस्ट टू कंज्यूमर। नहीं, अगर इंडिफरेंस कर्व लोअर है तो इसका मतलब है लोअर सेटिस्फैक्शन है, लोअर सेटिस्फैक्शन है। सो सेटिस्फैक्शन लो है, ये नहीं कि उसका प्राइस कम है। अगर प्राइस कम होता तो लोग तो और ज़्यादा। तो बी वाली चीज़ गलत है, तो जो गलत वाली चीज़ पकड़ा गई तो गलत जहाँ पर भी है ये चीज़ गलत है, ये वाली चीज़ भी गलत है। ये समझ में आया। और हमें ये भी पता था कि ए सही है, ए वाला तो हमने भी पढ़ा ना कि यार ए वाले के लिए मैं श्योर हूँ, तो ए वाला सही है, तो है ना। ये वाला बी की वजह से गलत हो गया। अब ये वाला इन दोनों में से देखते हैं, इसमें और इसमें से मुझे पता है ए सही है, पक्का सही है, तो मैं सी वो ये वाला लगा कर चलती बनूंगी। मैं नहीं पढ़ रही बाकी सी और डी ई को, क्योंकि देख मैंने एक गलत ऑप्शन पहचान लिया, पक्का वो गलत है ना, वो है बी। और एक ऑप्शन मैंने पहचान लिया कि ए पक्का सही है, तो बी गलत होने की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे निकालूंगी कि यार ए उसने सही पूछा है और ए पक्का सही है, तो ए जिसमें आ रहा है वो हमने लिख दिया, बस खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताओ। पहले ये पढ़ेंगे, पढ़ लिया, और उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे वाली लाइन भी पढ़ेंगे कि यार करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। ठीक है, अब हमने बोला कि यार करेक्ट पूछना है, देख ए तो ई तो सब में ही दिया है, तो ई पढ़ेगी क्या? ना ना ना, नहीं पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत ए और बी से देख लेते हैं ना कि अगर ए है या बी है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक्स्ट्रा एक कंडीशन कंज्यूम करने पे जितना टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है वही मार्जिनल यूटिलिटी है, बिल्कुल सही है। तो डी वाला तो ये वाला तो नहीं है, क्योंकि है ना, तो नहीं है, ये वाला नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यार इस वाले ऑप्शन में बोला था कि यार बी दिया था, डी दिया था और ई दिया था। अब हम बात कर लेते हैं। हमें अभी ये बचे, 3 बचे हमारे पास। ठीक है, तो अब हम किसको पढ़ेंगे? बी सी डी को पढ़ेंगे। तो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ बी है वो गलत है, जाओ गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एट द लेवल व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट। टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट जहाँ होती है वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, ये सही है। अब तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अफेक्ट इंडिफरेंस कर्व, ये गलत है, तो ये बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पता है एक और तरीका, पता ये था कि ये वाला और तरीका था कि यार देखो जब मुझे पता चल गया कि बी वाला गलत है, ये वाली चीज़ गलत, ये ई कॉमन है और ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इस ऑप्शन में बी भी आ रहा था और डी भी आ रहा था, है ना। तो जिसमें भी बी और डी आ रहा है वो गलत था, तो चुपचाप ये लगा देते, है ना। लेकिन हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसे जल्दबाजी में गलत हो सकता है। ठीक है,
जब भी हम पढ़ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, जहाँ जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है वहीं तक हमें धीरे धीरे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ के पहुँच के हमें कुछ समझ में नहीं आया, जहाँ जहाँ तक समझ में आ रहा है समझ में आने पर ही आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना आगे। ठीक है, अब बोल रहे हैं द मोर रिस्पॉन्सिव द डिमांड फॉर अ गुड टू इट्स प्राइस, द हाइयर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट गुड। समझ में नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बोल रहे हैं मोर रिस्पॉन्सिव द डिमांड फॉर गुड, डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है फॉर इट्स प्राइस, यानी कि इस ये और ये रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये है, जैसा बोलते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिव है, कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ प्राइस घटा बढ़ा जल्दी से डिमांड भी घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब द हाइयर इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड डेट गुड्स। अब बोल रहे करेक्ट ऑप्शंस बताओ, तो हम क्या बोल रहे हैं, लग्जरी गुड्स आर हाईली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि यार अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक होना। और जैसे मैंने बोला था इन इलास्टिक क्या होता है कि यार प्राइस बढ़े या घटे डिमांड तो उतनी ही रहेगी जितनी रहनी थी, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। ये कौन सी होती है, जैसे मैंने बताया था मेडिसिन भले ही प्राइस कितना ही हो लेकिन मेडिसिन तो खरीदनी पड़ेगी ना, तो हम बोल रहे हैं नेसेसिटी गुड्स आर हाईली इलास्टिक। नेसेसिटी गुड्स का मतलब होता है जो ज़रूरत के सामान है वो इलास्टिक है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है। नेसेसिटी गुड्स का प्राइस भले ही बढ़े या घटे उसकी डिमांड तो हमेशा ही रहेगी, तो सी वाला जो है वो गलत है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहे हैं तो ये वाला भी गलत है, ये वही गलत है, ये भी गलत है, हो गया। तो एक तरीके से कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला। चुपचाप एक ही से उड़ा दिया कि यार तूने बोल दिया था नेसेसिटी गुड्स आर हाईली इलास्टिक, जबकि वो इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि भले ही हमें उसको तो लेना ही है, मतलब इलास्टिसिटी का मतलब ये कि प्राइस बढ़ा तो उचकने वाला इंसान होता है ना कि प्राइस बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा उड़, लेकिन नेसेसिटी गुड्स का मतलब भले ही कुछ भी हो मुझे तो खरीदना ही है। तो सी वाला गलत है, सी वाला गलत है, सी वाला गलत है, तो ये वाला आंसर खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये वाले पे। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, तुक्के लगाने वाले। देखा, बोल रहे हैं स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो इससे रिलेटेड है, यही होता है कि नहीं होता है यार। बस मुझे यहाँ देखते ही मुझे ये श्योर हो गया कि यार ये तो होता ही है, तो डी में 2 आना चाहिए, डी में 2 आना चाहिए ये वाला। तो ये वाले चले गए, भागो यहाँ से। फिर हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप ऑफ द बजट लाइन कैसे बताते हैं, अभी हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा। जैसे बोल रहा कार्डिनल यूटिलिटी सिस्टम, कार्डिनल यूटिलिटी सिस्टम की बात कर लेते हैं तो क्या आना चाहिए, जब हम यूनिट्स में जब हम यूटिलिटी में उसको करते हैं ना, जब हम बताते हैं यूटिलिटी नंबर्स में बताते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी सिस्टम है ना। तो ये वाला ए का 3 आना चाहिए, तो ए का 3 कहाँ है यार, ए का 3 तो दोनों में ही है। फिर क्या आना चाहिए, बी का 4 है या बी का 1 है, ये देख लेते हैं। ये बी रहा, ऑर्डिनल यूटिलिटी सिस्टम बी का क्या होना चाहिए। ऑर्डिनल यूटिलिटी सिस्टम को बताते हैं कि कस्टमर प्रेफरेंस की रैंकिंग होती है कि कस्टमर को ज़्यादा क्या पसंद है, तो बी का 4th है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था ना तब बताया होगा, ठीक है ढंग से। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी की बात कर लेंगे। यहाँ पर हमें वापस वही कि यार करेक्ट पूछा है, ये पहले देखना। अब मैं क्या करूँ कि यार ऐसा कोई देखती हूँ कि यार जैसे डी है, डी में 3 ऑप्शन है, या तो 3 होगा नहीं तो 4 होगा 1 होगा, ऐसा देखते हैं जिसमें कि बस 2 ही चीज़ें हों। जैसे सी का या 3, चलो ठीक है सारे ही देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस अगर बढ़ा तो क्या दिया है, विल लीड टू डाउनवर्ड मूवमेंट, विल लीड टू अपवर्ड मूवमेंट, विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की बात चल रही है, मतलब ये डिमांड कर्व होता है ना ऐसा। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कर्व किस तरीके का होगा, यार मुझे अब याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। मैं देख लेती हूँ, मैं थोड़ी चीटिंग कर लेती हूँ, है ना, मैं चीटिंग करती हूँ थोड़ा सा। कहाँ से चीटिंग करूँ, चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, जो कि अभी मेरे पास फ़िलहाल। या ये क्या बता रहा है, अब देख हमने बोला कि सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस अगर बढ़ रहा है, देख जैसे ये प्राइस वाला ये वाला कर्व है। अब जैसे अगर मैं प्राइस बढ़ा रही हूँ मतलब ऊपर की तरफ जा रही हूँ कि नीचे की तरफ जा रही हूँ, ये बता।
यहाँ पर प्राइस होता है, यहाँ पर क्वांटिटी होती है। तो हम बोल रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि देखिए यार प्राइस जैसे ही बढ़ा लोग कम खरीदना चाहेंगे तो डिमांड कम होगी, तो हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। तो ऑप्शन का अपवर्ड मूवमेंट वाला ये रहा, ठीक है। ये जो शिफ्ट वाली चीज़ होती है, ये शिफ्ट वाली चीज़ ये होती है तब होती है जब सब्स्टिट्यूट गुड हो, कोई गुड हो, उसकी बात कर लेते हैं। ये वाला नॉर्मल है, एक ही उसकी बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो ए का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है। अब हम क्या देख लेते हैं कि यार सब्स्टिट्यूट गुड वाला थोड़ा मुझे आता सा लग रहा है, तो सब्स्टिट्यूट गुड का या तो 4 होगा या 3 होगा, मैं देख लेती हूँ। 4 नहीं तो 3। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, यानी मान लेते हैं चाय का प्राइस बढ़ गया तो इससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। जैसे ये डिमांड कर्व है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो हम बोलेंगे यार इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये कहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, लेफ्टवर्ड तो शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यार लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस साइड आ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड। 4 6 का 4 तो बस यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ए और सी से हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करेक्ट आंसर ढूंढना है हमें। अब यहाँ पर देख क्या दिया हुआ है कि इनकी डेफिनेशन दी होगी चुपचाप, है ना। अब हमें बस ये पता है सब्स्टिट्यूट गुड का मुझे सबसे पहले आता है कि यार अगर इसका प्राइस बढ़ा तो सब्स्टिट्यूट गुड की जो डिमांड है, मतलब प्राइस अगर या फिर इन्फीरियर गुड की देख लेते हैं सबसे पहले कि यार अगर इनकम बढ़ी तो मैं इसकी डिमांड कम करूँगी, बस ख़त्म। तो ऐसा कहीं दिया है कि इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, नहीं। इनकम बढ़ी तो डिमांड, ये इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल गुड्स। तो ये ए का 4 यानी ए का 4 आना चाहिए। और ये भी पता है कि यार इन्फीरियर गुड्स में ये आता है इनकम डिक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, तो ये वाला चुपचाप बस देख। सबसे पहले वो देखती हूँ मैं जो कि यार मुझे अच्छे से आता है, मुझे इन्फीरियर गुड्स का अच्छे से आता है कि यार इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड नहीं करूँगी मैं, ऐसा वाला देख लिया। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब अगर इनकम बढ़ी, सॉरी नॉर्मल गुड का मतलब ये होगा कि जिसकी इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, ये नॉर्मल गुड्स का है। तो जो परफेक्ट आता है वो देख लिया। अब बाकी भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड ये है, मतलब उससे रिलेटेड गुड के प्राइस पे डिपेंड करता है इसकी डिमांड, ठीक है। अब देख मैंने बोला कि यहाँ पर दिया इलास्टिक और इनइलास्टिक का दिया हुआ है। इनइलास्टिक मतलब ये था जैसे दवाइयाँ, इनइलास्टिक सुनते ही परफेक्टली इनइलास्टिक में सुनने पे ही दवाइयाँ याद आनी चाहिए कि यार प्राइस चेंज भले ही हो जाए लेकिन उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो प्राइस चेंजेस बट नो चेंज इन डिमांड, ये कब था, ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं, यूनिट इलास्टिक नहीं, इलास्टिक है ना, क्योंकि ये भी इलास्टिक है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ए का 4 तो मैं श्योर हूँ, ये हो गया। अब बोल रहे हैं प्राइस रिमेन द सेम, प्राइस सेम रहे लेकिन डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है। अभी ये भी हमें समझ में नहीं आया। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होगा कि प्राइस और डिमांड दोनों के दोनों, देख अब बस 2 चीज़ों का हमें अच्छे से याद रखना है। परफेक्टली इनइलास्टिक का तो तुझे याद हो गया कि इनइलास्टिक दवाइयाँ हैं कि भले ही प्राइस चेंज होगा लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि हमें जितने की डिमांड है हम उतना ही लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस सेम रहेगा लेकिन हमारी डिमांड चेंज होती रहेगी, इसको बोलते हैं परफेक्टली एकदम इलास्टिक, कि भले ही प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा पर फिर भी डिमांड में चेंज आते जा रहा है। तो बी का 1 है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है बस ये। अब बाकी हम देख लेते हैं कि यार अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 है तो इसका मतलब होगा कि प्राइस चेंज होगा, प्राइस में कम चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है।